पढ़ने वालों का अब चांद बसेरा होगा। नासा ने अभी भेजी है और 2028 तक वहां इंसानों को आबाद करने का इरादा भी जाहिर किया है। पढ़ने वालों का अब चांद बसेरा होगा, तारों की सैर और मरीख पे डेरा होगा। बेपढ़े लिखों की दुनिया बहुत मुश्किल होगी, बेपढ़े लिखों की दुनिया बहुत मुश्किल होगी। शहर से दूर कहीं एक बस्ती तुम्हारी होगी। अभी मौका है, समझ जाएं। और जो ये उन्वान दिया गया है कि हम तालीम क्यों हासिल करें, फिर दोबारा ये जो है उन्वान न देना पड़ेगा। ये उन्वान देना कोई शौक नहीं है, ये उन्वान मजबूरी में दिया गया है कि हम तालीम क्यों हासिल करें, क्योंकि हमारा जो तालीमी मेयार है वो पूरी तरह से इन्हितात का शिकार है। अब इसके बाद मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करना चाहता हूं जो मुझे अपना जाती तजुर्बा भी है कि कुछ लोग तो काम करते हैं कि उनकी पजीराई हो, उनकी तारीफ की जाए, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इससे बिल्कुल अपने आप को दूर रखकर काम करती है। मुझे खुद अपना जाती तजुर्बा है, एक बहुत बड़ा काम जो है मुज़फ़्फ़र खान साहब के जरिए मेरा अंजाम पाया, और कुछ दिनों के बाद जब मैंने उन्हें याद दिलाया तो उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने कितना बड़ा काम मेरे लिए किया है। और मुझे लगता है कि आज भी मुझे नहीं याद होगा दोबारा एक मरतबा याद दहानी के बावजूद भी कि कुछ ऐसा बड़ा काम उन्होंने मेरे लिए किया। ऐसा याद है क्या? नहीं याद। मुझे मालूम है कि नहीं याद होगा, क्योंकि जो लोग लिवजहिल्लाह करते हैं ना, उन्हें इसकी फिक्र नहीं होती कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, मैं ये करूंगा तो मेरी तारीफ होगी या नहीं होगी। तो ऐसे लोग अगर हमारे दरमियान मौजूद हों तो हम उनकी जितनी तारीफ करें उतना कम है, और जितना उनसे फायदा उठा लें वो भी कम है। क्योंकि जब कोई शख्स जो है ये सोच कर किसी का कोई काम करता है कि ये मेरी तारीफ करें या लोगों के दरमियान मेरी इस खिदमत को पहुंचाएं, तो जब भी हमारा उनका आमना सामना होता है तो जिसके साथ वो काम किया जाता है वो शर्मिंदा हो जाता है। तो यहाँ शर्मिंदगी का कोई सवाल नहीं है। मुझे ये पता चला कि मोहतरम ने 15,000 बच्चों की काउंसलिंग की है, 10 से 15,000 बच्चे, और ये खिदमत वो 10 से 15 साल से अंजाम दे रहे हैं। इंसान के लिए सबसे कीमती जो चीज है वो वक्त है, और किसी की काउंसलिंग के लिए कितना वक्त देना पड़ता है ये हमको और आपको भरपूर अंदाजा है। तो अब मैं उस शख्सियत को आपके रूबरू करना चाहता हूँ। जनाब मुज़फ़्फ़र खान साहब से दरख्वास्त है कि वो आए और अपनी कीमती बातों से हमारे दिलों को मनोरम करना है। तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें पैदा किया और तमाम जहानों की खुशियों से हमें नवाजा। करोड़ों दुरूद सलाम हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो रेक्स पे बैठे हैं और सामीन जितने भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। जिस कौम के लिए जो पहली वही नाज़िल होती है इकरा, वही उम्मत, वही कौम अगर आज तालीमी बिहार अगर देखा जाएगा उम्मत सबसे पीछे। अगर हम देखेंगे जितने भी जो मेजर रिलीजन है, जितने भी, उसका अगर हम मुआसरा करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि मुस्लिम की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। क्या वजह, कहाँ कमी रह गई इसकी, क्या वजह रह गई, मुआसरा करने की बात है बहुत बड़ी। इसमें हम सब कसूरवार हैं, आज की जनरेशन, इससे पहले वाले भी, और सभी कसूरवार है इसके अंदर। मतलब ये मौजूद यहाँ पे रखना पड़ रहा है कि जिस इब्तिदा जिसकी पहली वही इक्रा से नाज़िल हुई है, ये मौजूद रखना पड़ रहा है।
और दूसरी भी अफसोस की बात क्या है कि हम जहाँ पे जो प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं, जो इसकी मौजूद की अहमियत बता रहे हैं, माशाल्लाह जितना भी यहाँ पे दिख रहा है, फ्रॉड दिख रहा है, वो सब पढ़ा लिखा ही होता है और इसको मौजूद को अहमियत को समझता है, जानता है और इसमें लगा भी है कि किस तरीके से वो अपने आप को आगे इस मेयार के अंदर, इस मैदान में आगे लेके जाए। ये भी अफसोसनाक बात है कि हम ये जो देख रहे हैं कि ये आवाम और खास में अभी तक ये मौजूद पूरी तरह आया नहीं कि कहाँ हमें इसकी कमी रह गई है। ये सिर्फ हम जो ख्याल करते हैं, ये सोचते हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है मुसलमानों का, वही खासतौर पर ये कंपेरिजन सोचता है, देखता है, करता है, क्या वजूहत रह गई है। कुछ रोशनी करूंगा पहला मैं इस ताल्लुक से मैं कि क्या क्या हमारे से कमियां रह गई थी, क्या खुतियाइयां रह गई थी। क्योंकि देखिए, अगर हम जब तक अपना मुहासबा नहीं करेंगे, हम अपनी गलतियों को हम अगर उसको देखेंगे नहीं तो ठीक कहाँ कर सकते हैं, क्या वजूहत रह गई। बड़ी अच्छी बात कही भाई सर ने, मतलब वो भी मुझे बहुत पसंद आई हो कि कोई मौजूद से आपकी बात करी, मगर तरबियत के ताल्लुक से, इम्पोर्टेंस के ताल्लुक से, माँ बाप के जो रोल के ताल्लुक से उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही है। वो जरूरी है ये चीज के बारे में कि कोई भी, अगर आप देखेंगे 90% जितने भी बच्चे जो तालीमी मेयार में अगर कामयाबी हासिल करते हैं तो उनके पीछे उनके माँ बाप का हाथ होता है। बहुत कम ऐसे होंगे, ऐसा नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता रहेगा, मैं 90% कह रहा हूँ। 10% ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप भी काबिल होते हैं, फिर बच्चों ही खुद जुस्तजू करके अपने आप को अहमियत समझ के बाद में गुरु होते हैं और वो फिर उस मेयार को हासिल करते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो अभी अब मैं शुरुआत इतनी करता हूं मैं कुछ बातों से कि अगर आपका दुश्मन भी अगर कोई ऐसी बात करे या ऐसा कोई अमल करे, ऐसे जो काम किए जो आपके लिए नसीहत बने, हाँ, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बात कब की है, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि यूज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आज पूरी जो दुनिया की आबादी आप देखेंगे तो 700 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है पूरी दुनिया की आबादी। अगर आप उसमें अगर ज्यूस की आबादी देखेंगे तो कितनी है, तो कितनी है वो 150 से लेकर 150 से लेकर 160 करोड़ के बीच में आबादी। 700 करोड़ की दुनिया की आबादी है और जो ज्यूस की आबादी है वो 150 से 60, मतलब अगर परसेंटेज में हम देखेंगे कितना परसेंट हुआ, 0.2% हो गया। अब उसी आबादी को हम पीछे जाते हैं थोड़ा, कब जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास जाते हैं। उस आबादी का जो जूस की आबादी थी उस वक्त 1.2 थी, उसका एक 40 से 50% अगर तो मतलब के पूरा औरंगजेब मालूम है, मतलब कि उसको कत्ल कर दिया जाए, पूरा सिर्फ से मिटा दिया जाए, तो कौम का मोरल क्या होगा, क्या होगा उनका। आज अपने आप को रो रहे हैं ना, हम तो कितने हैं, 25% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 25%, मतलब 700 में अगर 25% डालेंगे तो ऑलमोस्ट 180-190 करोड़ की हमारी मतलब के है पूरी। तो हमारा मोरल उनसे तो मतलब फिर भी माशाल्लाह अच्छा ही है। उनका मोरल क्या होगा, क्या होगा उनके मोरल का। तो चलो उनको एक जगह जमा किया गया, एक मुल्क उनको दिया गया, खासतौर पर उन पैसा लगा के हमसे बहुत सारा जुल्म किए, सब कुछ किए, एक उनको मुल्क को, अच्छा मुल्क में वहां बैठे सारे जितने भी इसराइल मतलब जो इंटेलेक्चुअल थे, सब कुछ थे, वो बैठे, उसमें उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना इस इसराइल के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ चीज को बनाए, जैसे मतलब चलो क्या बनाया कोई मस्जिद वगैरह, मतलब उनकी जो इबादत गाह बनाए, जैसे हमारे लिए मक्का है, मदीना है, वैसा कुछ बनाया कि पूरे यहूदी यहाँ आए, सब कुछ करे। ये मीटिंग बैठी उसके अंदर था, बोले नहीं इसके ऊपर से ज्यादा हम क्या करें, मालूम क्या कि यूनिवर्सिटी बनाए। उन्होंने किसको तवज्जो दी, सैनो का मतलब इबादत गाह की जगह पे क्या तवज्जो दी उन्होंने, यूनिवर्सिटी को तवज्जो दी। तो क्या बनाई उन्होंने, यूनिवर्सिटी। आज अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर अगर लिटरेसी रेट पे देखेंगे, हायर एजुकेशन के अंदर तो ज्यूस का कोई मुकाबला नहीं है। आज हम किसी से भी पूछोगे बच्चा जो अगर पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है कि दुनिया पे कौन राज कर रहा है, वो कहेगा अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो खास जो तबका है वो कौन है, जो राज कर रहा है, जो दुनिया को हुकूमत चला रहा है, तो कहेंगे भाई जो चला रहा है। तो क्या था वो उनके पास ऐसी चीज थी, वो यो मेहनत किए होंगे, वो मेहनत किए होंगे, मतलब तालीम इतनी ज्यादा तवज्जो दी होंगे। हम इस पे अभी तकलीफ नहीं है। आज हमारा इतना बड़ा मुल्क शहर है, अगर आप किसी स्कूल के ताल्लुक से अगर आप बात करना चाहो, प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी होती है,
स्कूल के ताल्लुक से बात करने जाओ कि भाई कौन सी स्कूल अच्छी है, एक ही का नाम आएगा, दो का नाम आएगा। एक रेडियन जो मैस्को की बनी हुई है जहाँ पे एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या एक और जगह पकड़ लो, मैं ज्यादा जानता नहीं, मैं तो बोल रहा था कि भाई इसके ताल्लुक से 2 या मैस्को की दूसरी ब्रांच होगी, तीसरा नाम ही नहीं आ रहा है। आबादी बढ़ते बढ़ते 10 से 12 लाख 15 लाख तक पहुंच गई है। अभी भी मतलब हमारी ये हाल है मुमरा का। तो जैसा मुमरा का हाल है पूरी दुनिया का हाल है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर टॉप 500 यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे तो भी कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आपको नहीं दिखेगी, कोई मुस्लिम वाले की यूनिवर्सिटी की बात आपको नजर नहीं आएगी, कोई याद हमारा खास। दूसरी पास की मिसाल देता हूं मैं, ओटोमन एम्पायर थी, पुरुष पे थी, बाद में जवाबी आया, बहुत मतलब बहुत बड़ी एम्पायर थी जिसका मतलब ऑलमोस्ट 500 से 600 साल का टाइम पीरियड रहा है, बहुत लंबा टाइम पीरियड रहा है। और 200 साल तो उसका मतलब ऐसा था कि दबदबा था पूरी दुनिया के, जिसको सुल्तान उस्मानिया नहीं कहते हैं, दबदबा था। तो डिक्लाइन भी होने को उसको कितना साल लगा, क्योंकि दबदबा था 2-3 साल, तो डिक्लाइन होने को भी उसको उतना ही टाइम लगा, 200-300 साल को डिक्लाइन होने को लगा। ये 1725 की बात है, जब यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस बहुत मशहूर आ गया है, सबको पता होगा जितने इंटेलेक्चुअल है। किसकी बुनियाद हुई यूरोप के अंदर? प्रिंटिंग प्रेस की बुनियाद। अब उस वक्त जो हमारी जो मतलब आइडियल थी उस्मानिया ओटोमन एम्पायर जो खिलाफत उस्मानिया को हम कहते हैं, वो आइडियल थे हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। उनके पास भी मतलब ये बात को पहले चल गई कि भाई ये जायज है कि नहीं जायज है, और क्या कर दिया उसको? बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर दिया भाई। अरे 1 साल 2 साल नहीं, 4 से 5 साल के लिए बैन कर दिया आपने। पूरी जब तरक्की, जब सूरज लिखा रहा तरक्की का, आपने क्या कर दिया? उसको बैन कर दिया उसको। बस वो जो 4-5 साल के लिए जो बैन रहा है, वो मुसलमान 4-5 साल पीछे नहीं रहा, 200-300 साल पीछे चला गया। एक छोटी सी गलती बता रहा हूं हमारी, एक छोटी सी गलती वो कितनी भारी होती है, क्योंकि आइडियल थी हमारी मतलब खिलाफत उस्मानिया में। हमें कितने मुसलमान जितने भी है खिलाफत को ज्यादा मतलब सुनते, समझते, फॉलो मालूम करते हैं, तो वो चीज को मतलब कितना एक छोटी सी चीज की वजह से हम इतना पीछे चले। और ये पीछे जाने का जो सिलसिला जो है वो अभी तक लगा ही हुआ है। बात बिल्कुल सही है कि आप इसके ताल्लुक से प्रोग्राम्स करते हैं, लेक्चर देते हैं, सब कुछ देते हैं, अवेयरनेस क्यों नहीं पैदा आता है? अवेयरनेस कब पैदा आएगा बताइए? जब कोई आदमी हम में से ही एक एक फील्ड को लेकर आगे बढ़े और उसका क्या कहे, मौसम करे, सबसे देखे कि वो फील्ड के अंदर है, मुसलमान कहाँ पर है भाई, कितना पीछे, क्या नहीं। अभी से मतलब जाहिर से पता, अच्छी बात बताई उन्होंने, उसको अच्छा लगा कि यहाँ पे मतलब स्कूलों की बहुत कमी है, प्राइमरी एजुकेशन की कमी है, उसके ताल्लुक से भी काम करता है, आगे बढ़ता है, वो जरूरी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो चीज को आगे लेके बढ़े। मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं मुमरा में रहते हुए मतलब मैं अपनी प्राइमरी मतलब मेरी जो एजुकेशन थी वो सिर्फ बहुत चाहते हुए बहुत मतलब मुझको मतलब ख्वाहिश थी कि मैं आगे कुछ बढ़ूं, कुछ बन पाऊं। मेरे जितने कलीग थे सब कुछ थे, सब डॉक्टर्स वगैरह थे, सब इंजीनियर हो गए। मुझको वो अर्निंग करना था बहुत जल्दी, तो मैंने क्या किया, 10th के बाद ही साबू सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज होते थे 3 साल के, जल्दी अर्निंग करने वाले, जल्दी कमाने वाले। मतलब 10th करो, डिप्लोमा करो, आपकी पक्का। बहुत ज्यादा क्रेज था मेरे टाइम पे, मैंने उसको चूज किया। 10th के बाद ही मैंने उसको चूज किया, साबू सिटी में एडमिशन डिप्लोमा चालू कर दिया। मतलब मेरे जितने फ्रेंड सर्कल, दोस्त वगैरह सारे जितने भी है, सब डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर वगैरह सब, वो मैंने वो कुछ चीज को चालू कर दिया। मुझे कभी भी मतलब जिंदगी के अंदर कोई एहसास रहता था कि नहीं, मैं एजुकेशन के ताल्लुक से ग्रेजुएट भी नहीं हो पाया। एक मुझको ये चीज छुट्टी थी। बाद में मैंने कंप्यूटर की मतलब जब आया नया तो कंप्यूटर की तालीम को हासिल किया मैंने, उसके अंदर उसमें भी डिप्लोमा हासिल किया, मतलब बहुत सारी चीजें सीखा मैंने। उसमें खाली रहती थी, तो मैं सोचता था कि नहीं, मैं ऐसा रहेगा तो मेरे बच्चे ना रह पाए, मेरे बच्चे जो है वो इस ताल्लुक से ना रह पाए। अब बच्चे आ गए उम्र के अंदर, प्राइमरी एजुकेशन जो था वो न्यू मॉडल से चालू हो रहा था, न्यू मॉडल में जा रहे बच्चे। बाजू में जैसे बताया ना कि भाई अपनी सहूलत, तो हमने अपनी सहूलत को देख के क्या किया, बाजू के स्कूल में डाल दिया, न्यू मॉडल में डाल दिया।
मेरी जो न्यू मॉडल का थोड़ा म्यार अच्छा था, मगर कैसा कि घर में फिक्र थी, मेरी वाइफ को भी मुझको भी फिक्र थी कि नहीं मैं तो नहीं कर पाया बच्चों के, तो मैंने वॉच रखना चालू किया, वॉच रखना चालू किया, सब कुछ चालू किया। जब उसका वक्त आया, जब उसको स्कूल चेंज कर, तो स्कूल चेंज करवाया मैंने, यूनी मॉडल का अच्छा नहीं था तो मैंने कोई महीने में लेके आ गया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई अभी टीचर्स की इसी में बात करें कि सिर्फ टीचर्स के ताल्लुक से आप फिक्रमंद रहो कि भाई टीचर पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, तो आपको फिर ट्यूटर भी देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मॉडल एजुकेशन है, मैथ्स आएगा, सब कुछ आएगा, पहले से मेरे माइंड में बन चुका था, बच्चों को मालूम था कि बाप छोड़ने वाला नहीं है। बच्चे देखिए बता रहा हूं आपको, जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो किससे पढ़ते हैं मालूम? क्या डर की वजह से पढ़ते हैं। किसके डर की वजह से? जो छोटे बच्चे रहते हैं वो किसके डर की वजह से पढ़ते हैं? पेरेंट्स का डर होता है, टीचर का डर होता है, कोई शौक से नहीं पढ़ता है। और जो बच्चे जब हायर एजुकेशन हासिल करते हैं तो किसकी वजह से हासिल करते हो? वो भी शौक की वजह से हासिल। और अभी तो क्या आ गया, बहुत से लोग तो फ्यूचर का डर कि फ्यूचर में जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी वजह से हासिल करते हैं। तो पहले जो पीरियड रहता है ना, तो माँ बाप का डर, टीचर का डर वो जरूरी है। कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से शौक से नहीं पढ़ता है, डर के, तो डर रखा था मैंने कि बच्चे को डर था कि नहीं बाप छोड़ेगा नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं, पढ़ना है। फिर जब टाइम आया तो मैंने उसको मतलब अच्छी से अच्छी जो कोचिंग थी वो दिलाया, सब कुछ दिलाया, और बच्चे का गवर्नमेंट स्ट्रीम के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। मेरे जितने दोस्त जो थे सब डॉक्टर्स ही थे, सारे जितने फेमस डॉक्टर, मुंबई में रहने का था मेरा, हमारा उनका एक मुझको कहना था कि भाई मेडिकल फील्ड, एमबीबीएस या मेडिकल फील्ड के ताल्लुक से सोचना है तो तुम्हारे पास या तो बहुत पैसा होना चाहिए या तो बच्चा बहुत स्कॉलर होना चाहिए। तो बच्चा मेरा एडमिशन हुआ तो सबसे पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा, सबसे पहला कि मेडिकल के ताल्लुक से 3 मिसकंसेप्शन है, क्या है, गलतफहमी है 3 सबसे बड़ी। पहला ये कि भाई बच्चा बहुत स्कॉलर होना चाहिए, कुछ गलत एग्जाम्पल में तो देख लिया था। दूसरी एग्जाम्पल, बहुत पैसा चाहिए, एडमिशन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में, पैसा लगता ही नहीं था। तीसरा ये है कि भाई मेडिकल फील्ड के अंदर लिमिटेड फील्ड है, मतलब ऐसा है कि लिमिटेड, सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस करो, आगे कुछ है ही नहीं। मैंने देखा है यहाँ पे तो तुम एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, यूएमएस कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल कर सकते हैं, और उसके बाद पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, पीएचडी नर्सिंग कर सकते हैं, इतनी सारी फील्ड है भाई। तो ये 3 मैंने पहले ही आर्टिकल लिखा कि 3 मिसकंसेप्शन है, ये गलत है, कोई भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पैसा रहना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, बच्चे का हो गया, मुझको मालूम पड़ा कि भाई एक हो गया एडमिशन, रैंक आ गया, सब कुछ आ गया। एग्जाम्पल मेरा शेयर कर रहा हूं मैं कि भाई ये क्यों आया, एक कोई टॉपिक से हट गया, बच्चे का एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर आया काउंसलिंग का मरला आया। काउंसलिंग के मरले के अंदर मुझको उसके बारे में कुछ मालूमात थी, कुछ नहीं थी। क्या करना पड़ता था कि एक ही बार आपको चॉइस नहीं करना पड़ता था, मतलब प्रेफरेंस को अपनी चूज करना पड़ता था एक ही बार के अंदर। वहां पे जाके वहां पे जेजे हॉस्पिटल में फॉर्म देते थे, वो फॉर्म के अंदर अपनी चॉइसेस को डालना पड़ता था कि आपका जो रैंक आया है आपको बिल्कुल सी कॉलेज चाहिए, एमबीबीएस और बीडीएस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। जेजे हॉस्पिटल में जाके एक ही बार फॉर्म भरो, वो इस फॉर्म के हिसाब से आपको राउंड होते थे। तो बच्चे का मेरे को पता नहीं था, बच्चे ने क्या किया, फॉर्म भरा, अपने सीनियर लोग से पूछ के, जहाँ पे वो पढ़ता था सीसीपीटी में पढ़ता था, वहां पे जाके पूछने, बच्चे ने क्या किया, फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद बच्चे का एडमिशन हुआ पहले राउंड के अंदर बीडीएस में, फिर वहां पे आके एडमिशन लिया। सेकेंड राउंड में उसका एडमिशन हो गया सीधा यवतमाल एमबीबीएस में, गवर्नमेंट कॉलेज में, जेम्स में चले गए। जाके देखा तो शॉक हो गया, यवतमाल पहली बार गया, शॉक लगा मुझे, मतलब वहां पे हॉस्टल नहीं, कुछ नहीं। चलो कैसा ना कैसा करके अल्लाह ने मतलब एक जरिया पैदा किया। एक एचओडी था, उसके वहां पे एक हॉस्टल डाले हुए थे, वो हॉस्टल में बच्चों को डाल दिया, सब कुछ हो गया, उसके बच्चे भी कम थे, कैसा ना कैसा करके वापस आया। जब पूरा फाइनल खत्म हो गया, सब चीजें खत्म हो गई, कट ऑफ आया कि भाई कौन से बच्चे का क्या रैंक है, उसमें क्या एडमिशन मिला। तो मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे के कम रैंक के बच्चे को कलवा में एडमिशन मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है? राजीव गांधी कलवा में एडमिशन मिला हुआ है। मैं बोला बेटा ये क्या बात थी, तेरे कम रैंक वाले बच्चे को कलवा में कैसे एडमिशन मिला, क्या वजह है इसकी?
बोले अब्बा असल में मैं कलवा को अपनी चॉइस रेंज जो थी ना उसमें नीचे डाला। बोला अभी क्या वजह थी तू कलवा को नीचे डाला और यवतमाल को ऊपर डाला, जाके आए देख के आया? बोले वो जो टीचर था ना हमारे जिसने हमको गाइड किया था उसने बोला कि भाई कलवा के अंदर पीजी की सीट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट नहीं है और यवतमाल में पीजी की सीट है। तो भाई पीजी करते थोड़ी जा रहा था, एमबीबीएस करने जा रहा था, बाजू में कॉल थी, जाता आता था। 5.5 साल हमने कैसे गुजारे हम जानते हैं। जब भी आना, टिकट बुक करना, ट्रेन से आना, बड़ा तकलीफ है। उसको लगा कि एक गलती की सजा 5.5 साल काला पानी, ये क्या चीज है? मतलब पढ़ने के बाद भी, रैंक आने के बाद भी एक गलती काला पानी की सजा, ये क्या चीज है? मिस गाइड, मतलब इसमें कोई है ही नहीं, गाइडेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मुस्लिम बच्चे जब जाके देखा तो उनकी गिनती के, मतलब क्या बात है? फिर उस वक्त मैंने पहली बार मुझको ऐसा लगा, शौक लगा मुझको अपने में, जिंदगी के अंदर आती है ना, बीतती है ना तो शौक लगता है। मुझको शौक लगा ये चीज का कि भाई ये तो इसमें तो एकदम थोड़ा गैप है, पता ही नहीं है किसी को इसके ताल्लुक से कि क्या है, क्या गाइडेंस करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। और मुसलमानों का तो जब मैं रेशो आपको बताऊंगा, मेरे पास उस वक्त से ख्वाहिश चालू हुई, जो लेके बताया पहला मैंने महासभा करना चाहिए आपको, सबसे पहला क्या कि कहाँ है हम, कहाँ स्टैंड करते हैं। तो स्टैंड जब मैंने पहली बार मैंने पहला जो सर्वे निकाला था कि मुस्लिम बच्चों का 2015 में कि एमबीबीएस के अंदर पूरी इंडिया के अंदर स्टेट वाइज क्या रेशो है, पूरी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम कॉलेज में क्या रेशो है। तो जब मैं देखा कि हमारी जो आबादी है, आबादी जो हमको ऐसा लगता है कि भाई 17%, 18%, छोड़ गवर्नमेंट के हिसाब से मान लो, जो एक ही 2002 का सेंसस उसके हिसाब से मान लो, तो 14% से 50% के बीच में, उतने तो होना चाहिए ना। देखने के बाद शौक लगा था कि हमारी जो रेशो है ना वो 4-5% भी नहीं है। कितना? 4 से 5% भी नहीं है। उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि नहीं, अब जिंदगी का चेंज करना है। मिला कुछ हम लोगों ने, मतलब बहुत से लोगों ने मिले, सालों से खिदमत ट्रस्ट के अंदर मिले, बहुत से लोगों ने कॉलेज की टीम मिली, सब कुछ मिला। और 5 मिनट ये मतलब अच्छा एक तजुर्बा है, मतलब खास तौर बताना चाहता हूँ, थोड़ा 5 से ज्यादा हो सकता है, ले लेना। तो हमने क्या किया, मौसम में किया, सब कुछ किया और फिर एक चीज रखा कि भाई इसी पे फोकस करेंगे। उस वक्त खिदमत ट्रस्ट ने, मैं बता रहा हूं, उन्होंने क्या किया कि नहीं, इसमें मेहनत की जाए, सुपारी वाले से बात की और मुस्लिम बच्चे जो भी इसमें जाएंगे उनको स्कॉलरशिप चालू करी। क्या चालू करी? स्कॉलरशिप चालू करी कि जो भी मुस्लिम बच्चे जाएंगे स्कॉलरशिप चालू करी। साल भर हमारा बच्चों पढ़ते गए। हमने बहुत मेहनत करी इसके ताल्लुक से। फिर मैंने भी फ्री काउंसलिंग स्टार्टिंग से चालू करी, मतलब मैंने जिंदगी के अंदर स्टार्टिंग का जो 6-7 साल 7 8 to 8 ईयर है वो फ्री काउंसलिंग ही रखा है। प्रोग्राम्स करना गया, मिस्टर चक्कर है भाई, ये तो आराम से एडमिशन मिलता है, कहाँ मिलता है एडमिशन। देखा देखी फिर बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कभी यहाँ पे है ही नहीं, मैं दिखाता तो आपको शहर गया था, स्टेट वाइज पूरा बनता है हर साल कंपैरिजन के साथ। तो इस तरीके से आपको ग्राउंड लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद फिर हमने क्या किया कि लोगों को मतलब मिसगाइड ना हो, कि बहुत से लोग पता ही नहीं होता था कि नीट का एग्जाम दे दिए, रैंक आ गया कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता ही रहता नहीं था। तो उनको बताना चालू किया कि भाई एमबीबीएस 1-2 बार ट्राई कर लिए तो बीएमएस कर लो, बीएचएमएस कर लो, पीटीएस कर लो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ो। मतलब तालीमी मियार को आपको कैंसिल नहीं करना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, मीनिंगफुल स्टडी करना है। आज मैं बता रहा हूं, मैं आज की तारीख के अंदर जब एक छोटा सा वाक्य ये हुआ, जब बच्चा एमबीबीएस कर रहा था मेरा, हम लोग ने यहाँ पे मदर हॉस्पिटल लिया, खरीदा, मतलब पार्टनरशिप के अंदर। तो वहां पे जाते थे तो वहां पे डॉक्टर आ गया, नाम नहीं लेना चाहूंगा डॉक्टर का। बोले क्या है? बोले मुझे तो भाई तुम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे, कहाँ तुमने अपने बच्चों को डाल दिया एमबीबीएस में? पीजी तो होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन तो होता ही नहीं है, मतलब इसमें तो सीट ही मिलती नहीं है। बोले क्या बात है? बोले हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो मैंने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन को टारगेट बनाया कि वाकई में सही तो नहीं है कि एमबीबीएस तो हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता ही नहीं है, सीटें बहुत कम है।
मालूम पड़ा कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन के तो एडमिशन प्रोसेस इनको समझ में आते नहीं। इनको एडमिशन का जो प्रोसेस रैंक को ला लेते, सब कुछ डाल लेते, उसमें बीच में कोई है नहीं गाइडेंस। फिर मैंने पीजी की काउंसलिंग चालू की, तो एमबीबीएस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख के अंदर पीजी के लिए मेरे पास जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं जो गाइड करता हूँ, फ्री काउंसलिंग करता हूँ, 30,000 एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, 30,000, मतलब ये अच्छा नंबर है। 30,000 एमबीबीएस डॉक्टर वेल क्वालिफाइड, उसमें मुझको लगता है 95% जो है कौन है, नॉन मुस्लिम। हम अभी आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी शिकायतें हमारी रहती है गवर्नमेंट के साथ से, हमारे जो हमसाए लोग उनके साथ में, कि भाई ऐसा व्यवहार चल रहा है, ऐसा व्यवहार चल रहा है, तासुब बना है बहुत ज्यादा है। चलो सही सच्चाई है, मगर आप सोचो जो कौम एक झाड़ साया देता है उसको वो पूछती है क्यों साया देता है, जो डरता है उसको पूछती है क्यों मार देता है, मतलब जो बेनिफिट करता है उसको पूछती है, और जिससे डर लगता है उसको पूछती है। क्या वजह कि तुमसे नफरत करेगी, क्या वजह? आज की पीजी काउंसलिंग के अंदर मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं 95% एमएलसी में रहते हैं, ढूंढ के आते हैं, पूरी तरह ढूंढ के। 95% नॉन मुस्लिम रहते हैं, और उसमें सभी रहते हैं अपर क्लास ज्यादा, मानी सी बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा उनका हिस्सा है। तो वो चीज है, तो वो भी हम आसावा करें ना अपना, कि आज अब शिकायत करके कुछ होने वाला नहीं है। ये शिकायत को आपको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा कि कहाँ हमारे में कमियां रह गई, कमियां तो ना बताया थे ना उन्होंने। हमारे बच्चे आज अभी बैठे हैं जो माशाल्लाह फिर भी अच्छा तबका है, सीरियस में से आप लोग जो आए पढ़ निकाल के आए, सब सीरियस है, अपनी जिंदगी के ताल्लुक से सीरियस है। हम तो को फिक्र उसकी होना चाहिए जो बाहर बैठा हुआ है, जो रोडों में घूम रहा है, रातों को जाग रहा है। मैं बोलता हूँ आज की तारीख में ऐसा लगता है मुझको कि अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे तो रात को जागने वाला चाहे औरत हो या मर्द, वो तबका 30 से 40% होगा मुसलमानों का, जो रात को जागता है और दिन में 12 से पहले उठता नहीं है। इतना बड़ा तबका हो गया 30 से 40%। अपने खानदान का रेशो के हिसाब से बताया, 30 से 40% आपके भी खानदान में होंगे, सब कुछ होगा, तो पता चल गया कहां पहुंच गया। सिर्फ रोना 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 रोना, कौन महासभा करेगा ये सब चीजों? कहां जा रहे हैं? सिर्फ शिकायत करके कुछ नहीं होता, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उनके लिए या तो क्या बनना पड़ेगा, तब फायदेमंद। देखो तुमको पूछेंगे कि नहीं, तुमसे रिस्पेक्ट फायदा उठाने की चीज तुम बनोगे तो तुम्हारा लोग रिस्पेक्ट करेंगे नहीं, करेंगे। वो साफ वाला मत बनो, है डराने वाले मत बनो यार प्लीज। वो देख लिया, उसको कोई फायदा नहीं रहता है। जहां डर खत्म हुआ तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, जहां डर खत्म हुआ तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। तुम फायदे मत बनो ना भाई, अपने लिए, अपनी कौम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बनो। तो ये दुनिया कैसे चेंज होगी? जब जाके ये दुनिया चेंज होगी। सिर्फ अपने लिए फायदेमंद बनने के बाद अगर आप सोचते हो कि दुनिया चेंज हो जाएगी, मुसलमानों का वही वापस से जो मामला आ जाएगा, वो नहीं आने वाला। हमको चाहिए कि हम अपने साथ सबसे बड़ा तो कैसा है कि अगर हम देखेंगे तो हमारा इस्लाम भी क्या सिखाता है कि अगर आप सब इस्लाम लाए तो किसको सबसे बड़ा दावत दिया? अपनी अहलिया। फिर उसके बाद अपने खानदान वालों को जमा किए। तो हमको क्या करना है? पहला खुद से चालू करें ना, खुद मतलब अपने घर में देखें। उसके बाद क्या है, अपने भाई हो, अपने रिश्तेदार, उसको देखिए, उनकी दावत करें, उनकी तरबियत करें, उनके ताल्लुक से हम फिक्रमंद रहे। और हमारा मामला क्या है, हम सबसे अच्छे हैं मगर अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से बुरे। हमारा मामला ही उल्टा चले जा रहा है। हम अपने आप का मुआसवा करके बैठे ही नहीं है। ये अच्छे लोगों में भी ये मामला चले आ रहा है। हर मुसलमान अगर ये मुआसवा करे कि मैं अपने आप को बड़ा ठीक करूं, उसके बाद में जो है हमारे बच्चे हो गए, अहलिया हो गई, उसके बाद हमारे जो करीबी रिश्तेदार भाई बहन वगैरह, उनके ताल्लुक से फिक्रमंद करूं, उनके एजुकेशन के ताल्लुक से तब पूरी तरह करूं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कहीं। तो ये पूरी जो है महासभा, जो पूरा जो हमारा जो है वो चेंज होगा। जब हम चेंज होंगे तो दुनिया भी चेंज होगी। अगर हम नहीं चेंज हुए तो ये कितना भी प्रोग्राम कर लो, ये चेंज होने वाला कभी नहीं है। और चेंज होने के लिए भी वापिस एक बात करूंगा
कि आपको एक एक आदमी को जैसा भी है यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड के अंदर अपना इनिशिएटिव चालू करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड छोटी होती नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कोई अगर आदमी, जैसे अभी उसको पता चला कि बहुत से लोग अभी 10 लिखी उन्होंने एक दर्द वाली 10 लिखी, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से मेहनत कर रहा है कोई अपने आप को लिटरेचर लिख के मतलब कौन को जगा रहा है, माशाल्लाह अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। कोई कौन के ताल्लुक से एकदम फाइनेंशियली, जैसे बताया कि बहुत सारे इदारे में जिनसे वाबस्ता हूं, बहुत सारी फाइनेंशियली एड देते हैं, बहुत सारी, वो उस तरीके से मदद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होना चाहिए। जिसकी जो जाति जो मतलब है सलाहियत, उसको वो दे रहे हैं अपनी। जैसे मैं बता रहा हूं कि काउंसलिंग के ताल्लुक से मैं इतने मैसेज आपको दिखाऊं मैं कि ये प्रोसेस के ताल्लुक से जब भी हम प्रोग्राम करते, सब कुछ करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद जब एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है तो बताया कि ये प्रोग्राम में एक बात आपकी सुन लिए थे, उस बात की वजह से आज एडमिशन हो गया। तो हर एक आदमी को, हर एक को चाहिए कि अपनी सलाहियत जो जिसमें है उसको लगा के दूसरों की मदद करे। पहला तो किसकी मदद अपनी करे और उसके बाद में फिर एहलो अयाल की मदद घर वालों की हो गई, सब कुछ हो गई, खानदानी निजाम की, और बाकी अड़ोस पड़ोस की करने के बाद पूरी माशरा की करे तो ये चेंजेस आएगा। वरना जहां है वहीं के वहीं रह जाए। मैं इसी पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक ऐलान हमें करना रहेगा कि आप लोग यहाँ मतलब बैठा है, जैसे ही नीट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, नीट का एग्जाम खत्म होने के बाद हम हर बार को फ्री काउंसलिंग का सेशन लेंगे, जहाँ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सिर्फ मुमरा के बच्चे बहुत कम रहते हैं, बाकी मुंबई वगैरह के, मालेगांव के, महाराष्ट्र के बच्चे आते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आते हैं और उसमें फ्री काउंसलिंग करते हैं। ये सिर्फ मेडिकल के ताल्लुक से था, मगर अभी हम उसको बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे कैसा है कि अभी हमारे पास जो है बहुत से लोग जो है इंजीनियरिंग के ताल्लुक से भी आ गए हैं, बहुत सारे आपका मेरे दोस्त से वो MBA वगैरह हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे आ गए हैं, उनके ताल्लुक से आ गए। मतलब हर चीज के ताल्लुक से हम लोगों ने अभी फ्री गाइडेंस का प्रोग्राम करना चालू कर दिया है। बच्चे ये जो दिख रहे हैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह कबीर साहब भी है, ये बैठे रहते हैं, ये एक्टिव रहते हैं, ये आ रहे हैं। बता नीट का जैसे एग्जाम कर हुआ 5 मई को खत्म हुआ, उसके बाद हर संडे प्रोग्राम रहता। तो कोई भी मतलब बच्चा अगर उसको अगर चाहे मेडिकल में जाना है, चाहे उसको MBA करना है, या उसको कॉमर्स की स्ट्रीम में जाना है, अभी वो भी बना दिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक साइकोलॉजिस्ट को भी लेके आ रहे हैं हम लोग। एक साइकोलॉजिस्ट जो है साइकेट्रिक किया हुआ है, वो भी बैठेगा, वो भी करेगा काउंसलिंग। पूरी तरह से ये प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। और इसकी आपको ज्यादा जानकारी आप कबीर साहब जब ये प्रोग्राम एंड होगा बता देंगे कि कहाँ विनो है, सिद्दीकिया मस्जिद में रहता है। मैं खान सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। और इसके लिए कहा आपने जी, खान सर से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और अब्दुर्रहमान सर से दरख्वास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब हमारे आखिरी मुकर्रिर और बचे हुए हैं। सर, आपने जो ये बात कही कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका, अल्लाह ताला ने आपसे कुछ और ही काम लेना था और आप नहीं बन सके। अगर बन जाते तो शायद इतना वक्त औरों के लिए न दे पाते, और आपने वो काम अंजाम दिया जो दूसरों के लिए फायदेमंद है। अल्लाह ताला ने उसका बदला आपको, आपकी औलाद को नवाज कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कोई पछताने की बात नहीं है। और सर ने एक अहम बात ये कही है कि कोशिश अपने घर से करनी चाहिए। जब हम माशरे में, समाज में कोई कमी महसूस करें, हमें एहसास हो कि ये चीज होनी चाहिए, तो वो कोई बेंगलोर से या लखनऊ से या हैदराबाद से उस कमी को पूरा करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस कमी को हमारे घर के अफराद पूरा करेंगे। अगर हमें जरूरत महसूस हो रही है कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर होना चाहिए, तो वो डॉक्टर कौन होना चाहिए? हमारा बेटा क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हम उसके लिए कोशिश करें।
तो और दूसरी बात जो है, जो शिकायत का मसला है, तो ये समझ लें कि शिकायत जो है ना हमेशा कमजोर आदमी करता है। शिकायत हमेशा कमजोर आदमी करता है, तो इस कमजोरी को दूर करें, शिकायत खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जब हमारे अंदर इल्म नहीं होगा, पस्ती होगी, तो सिवाय शिकायत के और कुछ नहीं होगा। तो हम अपनी सलाहियतों को निखारें, ताकि जो है ये अभी ये हमारे दिलशाद भाई मौजूद हैं, इन्हें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें उनकी मेहनतों से उन्हें नवाजा है, वो नहीं कहते ये बात। तो अभी आखिरी मुकर्रर के तौर पर हमारे दरमियान दिलशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर किया है, जहां उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला, और बीटेक की डिग्री आईआईटी कानपुर से हासिल की। उनकी आईआईटी जेईई 2001 ऑल इंडिया रैंकिंग 1382 थी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 15 है। इसी तरह जीएटीई 2004 की उनकी ऑल इंडिया रैंक 18 थी। एक ऐसी काबिल शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, और उनके नाम पर 31 पेटेंट्स हैं, जिनमें से कई पेटेंट्स मंजूर हो चुके हैं। उनकी 20 से ज्यादा तहकीकाती इशाअतें कौमी और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस और जरायद में शाये हो चुकी है। तो एक ऐसी शख्सियत, अब चूंकि ये हमारे खानदानी भाई हैं, तो मैं पूरी तरह से जानता हूं जो घरेलू बैकग्राउंड है। दिलशाद भाई हमारे सिर्फ 2 साल या 2.5 साल के रहे होंगे, तभी इनके वालिद मोहतरम फौत हो जाते हैं। अब यहां से तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पीछे की तरफ लौट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने इन सारी चीजों को फेस करते हुए वो कुछ हासिल किया जो अभी मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया। और वो उसको जो है वो कमजोरी भी नहीं बयान करते, नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि शिकायत हमेशा कमजोर आदमी करता है, तो उसको वो शिकायत के तौर पर भी नहीं रखते हैं, कि बल्कि वो ये कहते हैं कि मैं बड़ा खुश नसीब था इस मामले में, मुझे तालीम के लिए कहीं कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। तो जब आदमी अपना एक गोल, एक टारगेट तय कर लेता है, तो अल्लाह तबारक तआला वहां तक उसे पहुंचा ही देते हैं। बहरहाल चूंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, 1:10 पर अजान है।